देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। पहला चार स्टेटमेंट दिए हैं, फिर बताना है कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट फाइंड आउट करके हमें बताने हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग कहते हैं हिंदी में। एवरेज वेलोसिटी जो होती है पाथ लेंथ अपॉन टाइम होती है। पाथ लेंथ का मतलब होता है बच्चे डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, हम क्या जानते हैं, यहाँ देखें तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर बात कर रहे हैं पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर लेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी वेलोसिटी, स्पीड मिलेगी ना। ये क्वेश्चन में कह जी। रहे हैं स्टेटमेंट में वेलोसिटी मिलेगी, तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत हो, गलत ही हमें ढूंढना है, बाकी को चेक करते हैं। इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। अब मैंने आपको बता रखा है कि बेटा डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह से स्पीड जो है, एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, एवरेज वेलोसिटी के, कभी भी छोटी नहीं हो सकती। तो यही बात ये कह रहा है, एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होती है या इक्वल होती है, कभी छोटी नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट टू जो है ये सही है हमारा। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पार्टिकल मूविंग इन ए गिवन डायरेक्शन विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। पार्टिकल चल रहा है किसी डायरेक्शन में और नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी भी है और उसकी स्पीड जीरो है। बेटा चलते हुए पार्टिकल के लिए वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है लेकिन स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसको आप ऐसे समझे, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है गोल 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 गोल, तो थोड़ी देर बाद वो जहां से चला वहीं वापस आ जाता है। ए पॉइंट से चला तो ए पे वापस आ जाता है, थोड़ी देर बाद जब वो ए से चल के ए पर ही वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। और जी। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन दूरी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो तो बढ़ता रहता है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो स्पीड कभी जीरो नहीं होती। ये कह रहे हैं स्पीड जीरो हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। गलत। स्टेटमेंट फोर पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, है ना। मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी को ही एवरेज स्पीड कहते हैं क्या, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और एवरेज स्पीड में हम डिस्टेंस देखते हैं, तो दोनों एक ही बात नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब ये 1 3 4 हमारे गलत है। इसने हमसे कहा इनकरेक्ट ढूंढो, तो मिल गए तीन तीन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 3 4 ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन थ्री, तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। बात समझ में आई बेटा। जी। चलिए नोट बाद में कर लीजिएगा इसको। वीडियो देख के समझ आ गया तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टॉपिक चेंज हो गया, अब बात करेंगे हम एसिलरेशन की, एवरेज एसिलरेशन की और कैलकुलस की। थोड़ा सा टफ होने वाला है टॉपिक। एसिलरेशन बोले तो हिंदी में आप कहते हैं त्वरण, त्वरण करके आपने पढ़ा होगा। एवरेज एसिलरेशन औसत त्वरण, और एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भरपूर मात्रा में इसमें इस्तेमाल होने वाला है। कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन पढ़िए, कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व होगा। इसमें बेसिक आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। ए कॉस टी दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिस्प्लेसमेंट फिर एक्सीलरेशन मिलेगा। करते हैं, चलो थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। ठीक है। समाकलन अवकलन हिंदी में कहते हैं, डिफरेंशिएशन हिंदी में कहते हैं उसको अवकलन।
नाम है, नाम से कोई खास बात नहीं। दूसरा होता है इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं समाकलन। और दोनों को मिला के कहते हैं कैलकुलस। फिजिक्स में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज बताएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फिजिक्स में जो इसका एप्लीकेशन है वो आप समझ के चलिए कि डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं विस्थापन, उसको अगर आप बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे, थोड़ा सा टफ है, एक बार में नहीं आएगा, दो बार में आएगा, है ना। फिर भी नहीं आता, रिकॉर्डिंग देख के समझिएगा, फिर भी नहीं आता मुझसे पूछेगा, दोबारा समझाऊंगा मैं। थोड़ा सा टफ है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इसमें। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल, तो मिलेगी वेलोसिटी, मतलब वेग। और बेटा अगर वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मिलेगा एक्सीलरेशन, ये बात याद रखिएगा। और उल्टा चले, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दें तो मिलेगी बेटा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। अच्छा, आगे चलते हैं और काम की बात बताते हैं इसमें। ये तो बेसिक बताया मैंने, यूज कैसे करना है। अब इसके बेसिक फॉर्मूले की बात समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए डिफरेंशिएशन में, ये रट लेना। डिफरेंशिएशन मैंने लिखा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। ये जैसे मैथ्स पढ़ते हो ना, थोड़ी बेसिक सी मैथ्स है बेटा। जैसे मैथ्स में इसको क्या कहते हैं, ये सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, ये डिवाइड का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है, इसको आप एडिशन भी कहते हो या सम करना भी कहते हो। ये माइनस का सिंबल है, बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना कहते हैं, या डिफरेंस निकालना कहते हैं। ये तो छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को भी पता है। फिर मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ जैसे ये सारे सिंबल है, ऐसे ही बेटा ये भी एक सिंबल है। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस याद करें ना बचपन से, प्राइमरी से, ऐसे ही आज के बाद इसको भी याद कर लेना कि इन्हीं की तरह ये भी एक सिंबल है। और ये किस चीज का सिंबल है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसको हम लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स अगर लिखा मिल जाए वाई के साथ, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब फॉर्मूले क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने कहा डी बाय डी एक्स कर दो, तो मेरे कहने का मतलब है बेटा डिफरेंशिएट कर दो। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा है डिफरेंशिएट कर दो, तो मतलब डी बाय डी एक्स कर दो, या लिखा है डी बाय डी एक्स कर दो मतलब डिफरेंशिएट कर दो। तो डी बाय डी एक्स अगर हम कर रहे हैं एक्स की पावर एन का, तो यह फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला समझिए, ये x की पावर है n, इतना तो जानते हो x की पावर n है। अब फॉर्मूला क्या होगा, मेरी एक एक शब्द को ध्यान से सुनना समझना। x की पावर n का मतलब फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर जो भी है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी कि पावर है या n, तो ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। और पावर में से वन माइनस कर देंगे, पावर में से वन माइनस कर देंगे, n माइनस।
ये हो गया डिफरेंशिएशन। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। इतनी बात समझ आई नहीं आई? हेलो बेटा, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? जी। थोड़ा एग्जांपल देखो, इस पर और क्लियर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा x⁻², इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? 2 पावर है तो 2 तो आ गया मल्टीप्लाई में, और 2 में से पावर में से 1 माइनस कर दो, 2 - 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो 2x⁻1, या इसको 2x लिख के भी छोड़ सकता है ये आंसर। और देख लीजिए, मैंने कहा x⁻3, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या करोगे? 3 पावर है, ये मल्टीप्लाई में आ गया, और पावर में 1 माइनस कर दिया, 3 - 1, तो ये हो गया 3x⁻²। ये आंसर हो गया। आया समझ में नहीं आया? इतनी बात आ गई बेटा? जी सर। एक अब तुम करके बताओ। मैंने कहा बेटा x⁻4 है, इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा? 4x⁻4 तो -1। हाँ, तो अब डायरेक्ट कर दो। 4 - 1 क्या होता है? 3। 4x-3। हाँ, ये हो जाएगा 4x³ हो गया। ठीक है। जी। और देख सकते हो, और एग्जांपल देख लो, और क्लियर हो जाएगा। d/dx, मैंने कहा 2x³, इसका कितना आएगा? करके बताओ, मुझे आंसर बताओ। कॉपी पे सॉल्व करो फिर आंसर बताओ। सर, 3 हम्म। पावर 2 - x। देखो, 2 तो एज सच रहेगा, पावर 3 है, 3 आ गया मल्टीप्लाई में, और फिर x⁻3 - 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और x⁻2, 6x²। अब आया समझ नहीं आया? जी। एक और करके मुझे बताओ। मैंने कहा 3x², बताओ कितना आएगा? सिक्स। सिक्स की हाँ पावर -1। हाँ, 6x आएगा। सिंपल कैसे आएगा देख लो भाई। 2 पावर है तो पावर आ गई मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक कम कर दिया, तो ये हो गया 6x⁻1, और 1 पावर हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, 6x आ गया। अब समझ आया? ये जी। बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर d/dx आपको करना पड़ रहा है बेटा साइन x का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है। अच्छा, d/dx cos x का अगर करना पड़ रहा है, तो ये होता है -sin x। ठीक है। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, याद होने चाहिए आपको, ये सारे जरूरत पड़ेगी। ओके। d/dx अगर मैं करूं e⁻x, अब बच्चों को नहीं पता होता e क्या है, तो e को कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल, या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है। अगर e⁻x है, तो इस पे बेटा e⁻x एक ऐसी टर्म है मैथ्स में और फिजिक्स में, जिस पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कोई असर नहीं पड़ता है। ये जैसा है डिफरेंशिएशन के बाद भी वैसा ही रहता है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तब भी वैसी रहेगा। तो ये हो जाएगा e⁻x। बात समझ में आई? अच्छा जी, ये है। इसके अलावा और मेनली तो इन्हीं की आपको अभी जरूरत पड़ेगी, बाकी जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हम बताते रहेंगे आपको, लेवल अप होता रहेगा। अब देखिए, मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आपको बता दिए। अब इसमें इंटीग्रेशन भी बताएंगे थोड़ा सा, और फिजिक्स में एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतनी बात याद रखेंगे बेटा कि
जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, वेलोसिटी मतलब वेग, और एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, तो ये सब हमें अप्लाई करना है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू ए कॉस टी, आधी ऊपर आधी नीचे लिखी है। क्या है इक्वेशन? x इज इक्वल टू ए कॉस टी। x का मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, और हमें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन चाहिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 23, 23 है ना, कुछ और है? 23। हाँ, ये क्या कह रहा है? 23 में डिस्प्लेसमेंट हमें दे दिया x इज इक्वल टू ए कॉस टी। बेटा डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी, और उसको फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। करते हैं एक्सीलरेशन। जैसे मैथ्स में, गणित में लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, हिंदी में कहते हैं ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो जो भी काम करते हैं मैथ्स में, दोनों तरफ करते हैं, एक तरफ नहीं करते। तो इस इक्वेशन को भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो मैथमेटिकल टूल है, इसको भी दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे। तो ऐसे लिखते हैं एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टी का मतलब यहाँ टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो इधर भी करा और इधर भी करा, लेफ्ट साइड भी करा राइट साइड भी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और इधर डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस ओमेगा टी, दोनों तरफ कर दिया। अब ये एक्स तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से मिलती है वेलोसिटी। तो ये जो पूरी टर्म है, ये बन गई क्या? वेलोसिटी। भाई एक्स के इस डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी बन गई, वेलोसिटी को पी से डिनोट करेंगे। अब इसका जब करें तो कुछ और बातें मैं एक बार और आपको बताऊं, थोड़ी सी बात। ओमेगा टी नहीं है, सॉरी, मैंने गलती से ओमेगा टी लिख दिया, क्वेश्चन तो ए कॉस टी है। ठीक कर देते हैं इसको, ए कॉस टी। देखो डिफरेंशिएशन में एक चीज और मैं बताऊं आपको फॉर्मूले के साथ ही। मैंने आपसे कहा कि जैसे कि x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। x की पावर 2 को कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस वन। मतलब डिफरेंशिएशन जब भी होता है वो हमेशा वेरिएबल का होता है। किसका होता है? वेरिएबल का। अब ये पता कैसे चले कौन वेरिएबल और कौन कांस्टेंट? वेरिएबल और कांस्टेंट की समझ होनी बड़ी जरूरी है। कांस्टेंट का नहीं करते डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेरिएबल का करते हैं। पता कैसे चलेगा? जो डी बाय डी एक्स आप बार बार लिख रहे हो, तो नीचे जो लिख रहे हो ना, ये वेरिएबल होता है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो नीचे आपने x लिखा तो x वेरिएबल है, तो इक्वेशन में जहां भी x दिखाई देगा वो सब तो है वेरिएबल, और बची हुई सारी चीजें हैं कांस्टेंट। तो जैसे कि अब मैं कर रहा हूं डी बाय डी एक्स, मतलब x हो गया वेरिएबल, तो x की पावर 3 का जब मैं कर रहा हूं तो x वेरिएबल है, यहाँ इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, जो कि हो भी गया 3x स्क्वायर। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट है तो एक चीज याद रखेंगे आप, डी बाय डी एक्स अगर कांस्टेंट का आप कर रहे हैं तो वो जीरो आएगा। कांस्टेंट जैसे कि डी बाय डी एक्स आप कर रहे हैं
2 का तो वो 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। डी बाय डी एक्स अगर आप कर रहे हैं 3 का तो वो 0 आएगा। डी बाय डी एक्स अगर आप कर रहे हैं 1 का तो वो 0 आएगा। ये सब कांस्टेंट है क्योंकि, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। वेरिएबल का फॉर्मूला लगाया जाता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो ये दो अलग अलग बातें आपको समझ में आई कि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन जब दोनों साथ में आएंगे तब क्या होगा? जैसे कि देखिए, डी बाय डी एक्स ए का कर रहा हूं तो ये आएगा 0। ए क्यों आया 0? क्योंकि ए बेटा कांस्टेंट है। कैसे पता चला कांस्टेंट है? क्योंकि ये एक्स नहीं है। X. अगर एक्स होता तो वेरिएबल होता। अगर मैं डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर का कर रहा हूं तो 2x आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है। Variable है. अगर मैं डी बाय डी एक्स बी का करूंगा तो ये 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर मैं डी बाय डी एक्स सी का करूंगा तो ये 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर मैं डी बाय डी एक्स एक्स क्यूब का करूंगा तो ये 3x स्क्वायर आएगा क्योंकि ये वेरिएबल है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, जी. ये अलग अलग, कांस्टेंट अकेला होगा तो 0, वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला लगा देना। कांस्टेंट अकेला होगा तो 0 है ना, वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला लगा देना। लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तब क्या करना है? जैसे कि डी बाय डी एक्स ए एक्स की पावर n आ गया। अब क्या करें? तो अब इस कांस्टेंट को अलग निकाल लेते हैं बेटा। इसको बाहर, फॉर्मूला जो सिंबल है ना इससे बाहर अलग लिख लो उसको, क्योंकि अब इसका नहीं होगा। अब ऐसे लिखा जाएगा पहले, अब सॉल्व करेंगे। ऐसे समझो, एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। एक बच्चा है बड़ा शैतान शरारती नोटी सा। वो मोहल्ले में कुछ बदतमीजी करके आ गया अपने से बड़े लड़कों के साथ। तो अब वो जब निकलेगा मोहल्ले में बाहर तो ऑब्वियस है पिटेगा। पिटेगा मतलब वो लड़के जो जिनके साथ उन्होंने उसने पंगा किया है डिफरेंशिएट कर देंगे उसको। डिफरेंशिएट का हिंदी मीनिंग होता है तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो वो तोड़ देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको। लेकिन अगर जब वो अकेला जाएगा तभी तो 0 होगा, उसका कांस्टेंट है अगर वो, और वो डिफरेंशिएट करे तो 0 हो जाएगा। मतलब अकेले जाएगा मोहल्ले में तभी तो उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन वो निकला इस बार अपने पिताजी के साथ। पिताजी कौन है? वेरिएबल। तो Variable. पिताजी कुछ भी करेंगे लेकिन पिटने तो नहीं देंगे। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। ये जो वेरिएबल है ये फादर है और ये जो कांस्टेंट है ये बच्चा है। तो फादर ने क्या करा, बेटा साइड में हो जा, पहले मैं बात करूंगा उनसे। तो पिताजी ने उसको सेफ साइड पे पहुंचा दिया। अब मैं बात करता हूँ क्या हो, समझ रहे हो? तो अब जी. कांस्टेंट बच गया। तो कौन, बार बार मैं बहुत स्लो मोशन में बता रहा हूँ, एक ही बात बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स का वीक रहता है ये। एक बार समझ आ गया तो आगे तक प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं आया तो फिर हमेशा दिक्कत करता रहेगा। तो मैं शॉर्ट कंक्लूजन, शॉर्ट समरी क्या दे रहा हूं आपको, समझिए मेरी बात। कि कांस्टेंट जब जब अकेला होगा तब तब डिफरेंशिएशन 0 होगा। फिर बोलता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, कांस्टेंट जब जब अकेला होगा तब तब डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो उसको अलग लाके रख दिया जाएगा, उसको बचा दिया जाएगा। वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो अब ये वेरिएबल के साथ है इसलिए इसको निकाल के अलग रख दिया गया। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से एक कम, ये होगा। इसी पे एक एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने कहा डी बाय डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, अगर समझो तो समझ में आएगा। ये जो 2 है, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, और ये जो x है ये वेरिएबल है। Variable. तो अब ये 2 जो कांस्टेंट है ये अकेला नहीं है। अगर ये अकेला होता, डी बाय डी एक्स 2 का कर रहे होते तो 0 आ जाता। लेकिन ये 2 अकेला नहीं है, अब ये पापा जी के साथ है, वेरिएबल के साथ है, तो इसको बचा के जी. अलग खड़ा कर दिया जाएगा। 2 आ गया बाहर, और डी बाय डी एक्स किसका हुआ? एक्स क्यूब का। इसको सॉल्व करें तो इस पे फॉर्मूला लग जाएगा, 2 इंटू पावर आ गई मल्टीप्लाई में, और पावर हो गई 3 - 1। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। 2 इंटू 3 6x स्क्वायर, थोड़ी देर पहले करा भी था। ये समझ आ जी. गया?
इतनी बात आपको समझनी है। इतना क्लियर है बच्चे, आगे चलें? जी। चलो भाई, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इतनी कहानी सुनने के बाद अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूं आपको। मैंने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से बताओ क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी। और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा? एक्लेशन। एसीलरेशन। एसीलरेशन। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन दिया ए कॉस टी, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया डी बाय डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ ए कॉस टी। तो ये तो बन गया वेलोसिटी। और यहाँ पे बेटा ये ए जो है ये है कांस्टेंट, और ये है वेरिएबल। वेरिएबल। तो कांस्टेंट अलग बच के खड़ा हो जाएगा, ए बाहर निकाल लिया। डी बाय डी टी सिर्फ और सिर्फ कॉस टी का। कॉस का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी। तो ये हो गया v इज इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन टी। माइनस बाहर लिखेंगे, माइनस ए साइन टी। अब जाके मिलिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी को भी एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, तब जाके कहीं मिलेगा एक्सीलरेशन। तो एक बार फिर करते हैं इसको, इसी काम को। ये इक्वेशन मिल गई, फिर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाय डी टी ऑफ b, और इधर हो गया d बाय डी टी ऑफ माइनस ए साइन टी। अब a बेटा फिर इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल के खड़ा कर दो। dv बाय डी टी, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन जो हमें चाहिए। माइनस ए कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। d बाय डी टी होगा किसका? साइन t का। और साइन का होता है कॉस टी, फॉर्मूला बताया मैंने। तो एक्सीलरेशन हो गया भैया माइनस ए इंटू कॉस टी। आंसर आ गया माइनस ए कॉस टी। आंसर चेक कर लेते हैं। माइनस ए कॉस टी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा, नहीं आया? जी। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया तो